कि मैं यहाँ कंपेयर क्या कर रही हूँ, मैं कंपेयर कर रही हूँ सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट होती है। तो टेम्परेचर T2 पर concentration of dissolved gas, dissolved solute, right, not gas, it can be anything, हेनरी से बाहर आ गए हम जनरल उस पे हैं। तो T2 पर अगर solubility C2 है, और C का मतलब यहां क्या है, मोलैरिटी। जिनको नहीं पता वो लिख लीजिएगा, दिस C is not mole fraction, this C is not mass in grams, C is molarity, mole per liter। तो कॉन्सेंट्रेशन C2 और C1, T2 और T1 टेम्परेचर पर है, और ये एक इक्वेशन मेरे पास है। आगे आप लिखते जा रहे हैं, लिख भी चुके होंगे, मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं। मैं सीधे अगर कहूं, साइंटिस्ट क्लैप्रियन ने मेरे को ये एक इक्वेशन दी कि टेम्परेचर का आप सॉल्युबिलिटी से जो थियोरेटिकल देखे आए उसका कोई वेरिफिकेशन, ये उसका फॉर्मूला आ गया। अभी तक आपने क्या किया, आपने किया टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस का, तो क्या होगा, रिवर्स मारेगा। एक्सोथर्मिक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रिवर्स मारेगा और सॉल्युबिलिटी घटेगी। अगला सवाल, कितनी घटेगी। अब क्या करूं, तो मेरे को एक फॉर्मूला चाहिए। अगर मेरे को T1 पे कॉन्सेंट्रेशन C1 दे रखी है और मेरे से T2 पे कॉन्सेंट्रेशन C2 मांगी है, और दोनों कॉन्सेंट्रेशन दे के मांग रखा है T2 या T1 में से किसी एक की वैल्यू, देन व्हाट। हालांकि इसके मेरे पास न्यूमेरिकल जेई मेंस नीट में नहीं, बट एडवांस में आते हैं। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है मेरे लिए अगर मैं इस फॉर्मूले को बस याद रखूं। अब मैंने याद रखा और नीचे जो लिखा है उसको भूल जाते हैं एक बार। सपोज सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, तो इसकी जगह क्या साइन आ जाएगा, ये पूरी की पूरी साइड नेगेटिव हो जाएगी। मैं अभी वो भी बताऊंगी, कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा इसमें T2 बड़ा कि T1 बड़ा। क्या बड़ा होना चाहिए इसमें, अगर मेरे सुनने से अंदाजा लगाओ, T2 शुड बी बड़ा। जो बड़ा है वही यहां आएगा। अब आपका, हमें ट्विस्ट करना होगा तो हम T1 को बड़ा कर देंगे, हमारी मर्जी। हम हाई टेम्परेचर को T1 और लो टेम्परेचर को T2 कर सकते हैं, तो आपको यहां बदलना पड़ेगा। तो ये T2 क्या है, बड़ा है, तभी ये साइड पॉजिटिव थी। ये T2 जो है बड़ा है, ये छोटा है। आपको ट्रिक सिर्फ इसी चीज में किया जा सकता है, आप T2 सोचते हो फाइनल बड़ा कुछ और, होता क्या है उस क्वेश्चन में शायद T1 बड़े वाले को बोल दिया जाता है। तो वो खेल आपके साथ खेला जा सकता है। एनीवेज, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो ये सारी साइड मेरी क्या आ गई, नेगेटिव। अब यही चीज इसके नीचे लिखी हुई है, अगर आप देखें ये पूरा नेगेटिव। अब इस पूरे का नेगेटिव का क्या मतलब है, ऊपर वाली टर्म लॉग में डिवाइड जो होता है, आई होप आपको पता है वो क्या होता है, वो माइनस में होता है। एनीवेज, इसी डिवाइड को मैं कहूं अगर ये नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब हुआ, लॉग में डिवाइड है, वैसे क्या मतलब हुआ, फ्रैक्शनल वैल्यू रही होगी पक्का। तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, नीचे वाली। ये मैथ्स वाले बच्चे और बेटर समझ पाएंगे, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है। इसका क्या मतलब, एक्सोथर्मिक का आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी तो घटनी ही थी, C2 छोटा होना ही था, C1 बड़ा होके ही रहा। तो ये चीज हम लास्ट क्लास में सेट कर चुके थे। जो लोग लास्ट क्लास में थे नहीं, एब्सेंट थे या आज पहली बार आए, वो इस डिटेल को इग्नोर करें। सो आपके पास अब उस बात का प्रूफ भी आ गया कि सॉल्युबिलिटी घटेगी। मैंने सॉल्युबिलिटी घटेगी उसके प्रूफ के लिए नहीं लाई हूं। अगर मेरे से पूछ लिया कितना घटेगी, मैं उसके लिए इस फॉर्मूले को लाई हूं। मान लो इसका रेशो दे दिया, कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में टेम्परेचर का क्या करूं। तो कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में मतलब क्या है, बाद वाली कॉन्सेंट्रेशन आधी हो गई। पहले अगर 1 थी तो बाद वाली क्या हो गई, आधी। तो फिर आप इसका रेशो पुट करोगे क्लैप्रियन इक्वेशन में, एक टेम्परेचर आपको दे रखा होगा T1 या T2 में से, और आपके पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तो एक कांस्टेंट है, वो भी दिया होगा, आप सॉल्व करके बताएंगे, R इज गैस कांस्टेंट। तो ये लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में है टॉपिक, और ये एनसीईआरटी सीबीएसई में बिल्कुल नहीं है, और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ये आप करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ इतना जैसे आपने नोट कर लिया, इसी को मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड किया हुआ है कि अगर log C2 बाय C1 आपका आता है नेगेटिव, जो मैंने भी बात करी, तो ये नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया, C1 बाय C2। देखिए क्या किया है मैंने, क्यों किया है, क्योंकि जब उधर नेगेटिव है और मैं उस नेगेटिव के रिस्पॉन्स को इधर ले आऊं तो ये, यानी कि अगर मैंने पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, यहां नेगेटिव आ जाएगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एनीवेज, नीचे जो लिखा है
उसकी आपके लिए तब तक वैल्यू नहीं है जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। तो इसके बाद तो एक एक्सप्लेनेशन का तरीका है, बट मुझे लगता है अगर आपको इसमें समझ आ गया तो आपको नोट्स अपने बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यही समझ आ रहा है भाई ये साइड नेगेटिव है तो इसमें नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, दिस हैज टू बी फ्रैक्शनल। और अगर लॉग हटा के देखो तो C2 माइनस C1 करोगे तो उसमें पता है नेगेटिव वैल्यू के लिए C2 को छोटा होना पड़ेगा, C1 को बड़ा होना पड़ेगा। नोटेड एवरीबॉडी? तो ये क्लैप्रियन इक्वेशन आपको ट्रेन कर रही है इस चीज के लिए कि अगर कहीं मैंने टेम्परेचर दे के आपसे सॉल्युबिलिटी मांग ली कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में तो आप दे सके। अब आ जाइए फ्रेश टॉपिक, बिल्कुल नया टॉपिक जो आज का टारगेट है। पहले मुझे आपसे पूछना है, हम में से कोई वेपर प्रेशर को लेके कुछ भी अगर जानता है? क्या जानते हो आप वेपर प्रेशर को लेके? कहां सुना है आपने पहली बार? होता क्या है ये? ठीक है, यहां सब लिखा है, पढ़ के भी सोच सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर? उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बिल्कुल सही। डेफिनेशन आपको देने की जरूरत नहीं, वो मैंने लिखी है। बात सही है, वेपर प्रेशर मतलब वेपर की वजह से लगने वाला प्रेशर। तो जो लिक्विड जितना ज्यादा वॉलेटाइल होगा उसके उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे, जिसके जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे उसके वेपर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। थोड़ी देर के लिए नोट करना भूल जाओ, यहाँ बाद में आएंगे, क्लास अगेन बहुत छोटी सी है। ठीक है, आज भी एक ही लॉ करेंगे जैसे हेनरी किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। स्लाइड का नंबर मत देखना। हम हेनरी लॉ करने से पहले जो 11th में एक चैप्टर डिलीट हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें वेपर प्रेशर का जो कंटेंट था वो सारा यहां डाल दिया। बाय डिफॉल्ट की बच्चे अब कर लेंगे जेई नीट वाले, तो मैं वो कराना पहले चाहूंगी। तो वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ऐसा हो ही नहीं सकता उसके वेपर्स ना हो। अगर मैं इस ग्लास ऑफ वाटर की बात करूं और इस पे कैप है, इस पे मैंने लिड लगा रखी है, तो इतनी जगह पे इसके वेपर्स होंगे ही होंगे। आई कैन नॉट सी इट, ये एक अलग बात है। वेपर्स को अगर मैं जगह नहीं दूंगी तो वो एस्केप करेंगे, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स कभी नेक तक भरी नहीं जाती। CO2 एक तो जबरदस्ती डाल रखा है मैंने उसके अंदर, थोड़ा सा स्पेस मेरे को छोड़ना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के ऊपर उसका वेपर ना आए, इट इज नॉट पॉसिबल। वो आएगा ही आएगा। और जरा 2-1 डिग्री टेम्परेचर उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ऊपर नीचे हुआ, ऊपर ही ऑब्वियसली, तो गैस क्या करेगी? एस्केप करेगी। लास्ट क्लास लगा चुके, एस्केप करेगी तो उसको थोड़ी जगह दो, नहीं तो वो सील तोड़ देगी और फिज हो जाएगा उसमें। तो वो थोड़ी सी जगह, अगर किसी ब्रांड ने 20% एक्स्ट्रा भी देनी होती ना, 20 ml एक्स्ट्रा भी देनी होती है, वो बॉटल का साइज बड़ा करते हैं। हम सोचते थे क्यों खर्चा करते हैं, पूरी नेक तक भर दे, इतनी सी तो एक्स्ट्रा नहीं भर सकते, सील टूट जाएगी ट्रांसपोर्टेशन में। क्योंकि जरा गैस को जर्क लगा और आपने जगह नहीं दी, वो सील को तोड़ देगा। तो वेपर हर लिक्विड के ऊपर होते हैं, आपको दिखे या ना दिखे। ऑफ कोर्स जो नॉन वॉलेटाइल है उसके ऊपर नहीं होते। हर लिक्विड जो वॉलेटाइल है उसके वेपर्स बनेंगे और वो आजू बाजू में प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एनीथिंग एल्स? कुछ भी डेली लाइफ फिनोमिना से कहीं भी कि वेपर प्रेशर यहां सुनते हैं आप लोग, देखते हैं आप लोग, बात करते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड, अब नोट कर सकते हैं आप थोड़ा सा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस, दिस इज की लाइन। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक प्रेशर नहीं मेजर करते, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है उस वक्त में प्रेशर की निडल जहां रुकी होती है उसको नोट करती हूं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स अबाउट द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर प्रेशर दोनों आपको ध्यान से देखने में, टेम्परेचर बदलने नहीं दोगे आप लोग। और जब आप टेम्परेचर बदलने नहीं दोगे उस वक्त थोड़ी देर लगती है वेपर्स को इक्विलिब्रियम में आने में। जैसे ही वेपर्स इक्विलिब्रियम में आ गए, अब प्रेशर पंप लगाया, प्रेशर नापा, और हम क्या बोलेंगे, इस लिक्विड के ऊपर इसके जितने भी वेपर्स हैं वो वॉल्स ऑफ कंटेनर पर इतना धक्का दे रहे हैं, इतना प्रेशर डाल रहे हैं, दैट इज वेपर प्रेशर। अगेन वही, फिर से वैसी सी ही है ये जो पिछली उसमें थी स्लाइड पे इक्वेशन। उसमें कॉन्सेंट्रेशन थी, यहां कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैंने क्या डाल दिया? सेम डिट्टो एवरीथिंग। क्योंकि गैस होगी तो प्रेशर होएगा, कुछ और होगा तो कॉन्सेंट्रेशन होगा। एग्जैक्टली सेम जो पिछली स्लाइड पे थी वही है, बस यहां पर मैंने T1 माइनस T1 और इसको सॉल्व नहीं किया, वहां इसको सॉल्व कर रखा था। तो एक बार और पेन छोड़ दो, मैं ये समझा लूं, फिर इकट्ठा करेंगे, फिर तुम्हारे से वेपर प्रेशर की जनरल चीजें पूछेंगे। ये तो किताबी बात हुई।
What do I mean by this P2 and P1? Suppose मैं गैस की बात कर, अब मैं गैस की क्यों कर रही हूं, मैं वेपर प्रेशर की बात कर रही हूँ। उस लिक्विड का प्रेशर जो आया ऊपर, अब मैं उसकी बात कर रही हूँ। नीचे कितना डिसॉल्व था, मैं उसकी नहीं बात कर रही। पिछली स्लाइड पे मैंने क्या बात करी थी बच्चों, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्यूट की किधर है, नीचे सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए C1 C2 टर्म्स आई। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, प्रेशर। प्रेशर किधर है, सॉल्यूशन से बाहर, वो जो थोड़ा सा खाली स्पेस है वहां। तो वहां पर क्या चीज होगी, प्रेशर। तो अब उस प्रेशर की बाकी सब सेम, वहां लॉग था तो इधर 2.303 आ जाएगा, नहीं तो अभी नेचुरल लॉग रखेंगे। नेचुरल लॉग P2/P1। अब के, क्योंकि वेपोराइजेशन हो रहा है, वेपर प्रेशर बन रहा है, तो मेरे को एंथैल्पी किसकी लानी पड़ेगी, जो वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है उसकी, विच विल बी गिवन। आर क्या है, अगेन गैस कांस्टेंट। यहां पे ये वही चीज, मैंने पिछली स्लाइड में इसको सॉल्व करके लिखा हुआ था, अभी इसको ऐसे ही लिख दिया। इस पूरे का अगेन नोट नहीं करने दे रही, क्योंकि पहले आपसे पूछना है। मान लो, पहले तो मुझे बताओ, ये एंथैल्पी पॉजिटिव की नेगेटिव, ये हमेशा कंज्यूम होती है। कंबशन की एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, इवॉल्व। जब भी कोई चीज जलेगी तो आग ही निकलेगी, फ्लेम्स ही निकलेंगी, हीट ही निकलेगी, मींस इट इज एक्सोथर्मिक। और अगर कोई चीज इवेपोरेट हो रही है, वाटर का एग्जांपल ले लो, बिना धूप के नहीं इवेपोरेट होने वाला, तो वो हमेशा एक एंडोथर्मिक है। बट हो सकता है आपके सामने हम कुछ एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस लाएं, तो वो भी एक अलग बात है। बट इवेपोरेशन इज, एटलीस्ट इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक। जब ये एंडोथर्मिक है तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, राइट। ये भी हम लास्ट क्लास में हेनरी में बात कर चुके हैं। गैस ऊपर कब रहेगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो। ज्यादा टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा है। आप में से शायद मैंने जब हिंट दी थी तो कोई ये बोल सकता था, आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाए जाओगे तो वेपर बढ़ते जाएंगे, वेपर बढ़ते जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। हल्की फुल्की डिस्कशन भी हुई, लेकिन ये कहां से आ जाती है बात, कितना बढ़ेगा। ठीक है, आपने कहा एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप गर्मी में रखते हो, वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर्स का प्रेशर ज्यादा बनेगा, बोतल की सील टूट जाएगी, वेपर प्रेशर बढ़ गया। मेरा अब इस सब्जेक्ट में सवाल, 50 डिग्री बढ़ाने पे कितना वेपर प्रेशर बढ़ा, देन आई विल हैव टू यूज दीज इक्वेशंस। ये उसके लिए, ऑल्दो इसके न्यूमेरिकल्स आते नहीं है, बट इसकी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड इंफॉर्मेशन है। जे एडवांस में है तो हम करने लायक और हम कराएंगे आपको। सो अब इवेपोरेशन अगर एंडोथर्मिक है, तो ये सारी साइड किस क्या होगी, फिर तो पक्का ही अब क्या होगी, पॉजिटिव। जब ये साइड पॉजिटिव है तो ये फ्रैक्शनल तो नहीं होगा, P2 बड़ा होगा, P1 छोटा होगा। इट मींस व्हाट, ऑब्वियसली मैं अभी तक तो दोनों केसेस में लेके क्या चल रही हूं भाई, T2 बड़ा है, T2 बड़ा है तो अपने आप P2 भी बड़ा होगा। हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर, ये कोई मैंने नई चीज नहीं बताई, ये आपको 10th 9th 11th से पता है। मैंने नई चीज क्या बताई, अगर पूछ लिया जाए कितना, उसके लिए मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं। अब कहने को ये 11th का है, 9th 10th का है, लेकिन आता नहीं है। ये पूरा इसी क्लास में बहुत बेसिक से समझेंगे हम, ये दोबारा मुश्किल होगा लाना और ऑर्गेनिक में काम आएगा। यहां का लिखा छोड़िए, पहले मैं आपसे बेसिक पूछती हूँ। मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें हाईली वॉलेटाइल लिक्विड है, और एक कंटेनर है जिसमें लेस वॉलेटाइल लिक्विड है। आपको पता है वेपर प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, जहां हाईली वॉलेटाइल है, जिसके वेपर ज्यादा बन रहे हैं। जहां पर वॉलेटिलिटी ही कम है, वहां पर वेपर प्रेशर अंडरस्टूड है कम होगा, ये हम सबको पता है। अब यहां मैंने कहा है कि वेपर प्रेशर कौन डिसाइड करता है, डिसाइड करता है लिक्विड। अब आपको ये तो हम नहीं देंगे बेटा, इसमें वॉलेटाइल है, इसमें नॉन वॉलेटाइल है, 4 कंटेनर रख दिए, वोलेटिलिटी का कंपैरिजन देके हम कहेंगे जी आप वेपर प्रेशर का कंपैरिजन निकालो, नहीं। हम आपको क्या देंगे, एक में वाटर, एक में इथेनॉल, और एक में ईथर। इनके वेपर प्रेशर के बारे में बात करनी है। तो वो सारी टेक्निकलिटीज में जाऊं उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा है। जहां लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, दैट विल बी लेस वॉलेटाइल। लेस वॉलेटाइल मतलब वेपर बन के इजीली ऊपर नहीं जा पाएगा, उसका वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पे कम होगा। क्या मुझे कोई अंदाजा दे सकता है, मैं फिर से एग्जांपल चेंज कर रही हूं, मैं बेटर एग्जांपल लाती हूँ। वाटर, एल्कोहल, एसीटोन। वाटर है एक तरफ एक कंटेनर में, अगले में एल्कोहल है,
और सबसे लास्ट वाले में एसीटोन है। अगर थोड़ा बहुत क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में वेंडोवाल फोर्सेस पे पढ़ाई की हो तो वो आएंगे। दो वाटर के बीच सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो नॉन बॉन्डेड चीजों के बीच हो सकता है। ये दो मॉलिक्यूल्स में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना हुआ, ये लिक्विड है, बस ये मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास हैं। तो जब इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ सबकी नजरें यहाँ हो, जो नीचे टेबल पे देख रहे हैं मुझे नहीं पता वो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि मेरे से क्लास 12th में मैनेज नहीं हुआ था जब मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था। तो ये कहीं भी बिना नोटिस के आया करेगा। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास है मतलब क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे अच्छा फोर्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच, मॉलिक्यूल का मतलब होता है बच्चों इन दोनों में आपस में कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं है, नॉन बॉन्डेड है ये सिर्फ अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे की तरफ। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच, लास्ट क्लास में मैंने एक फोर्स इंट्रोड्यूस किया था, दो मॉलिक्यूल्स के बीच हमेशा ही एक फोर्स तो बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि नेचर ने ना अट्रैक्शन के नाम पे डाल रखा है भाई, होना ही होना है दोनों में। और वो कौन सा फोर्स था? डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्सेस सभी में है तो कंसिडर करना मैं बंद कर दूंगी, वो तो सभी में है, मैं उसका नाम ही क्यों लाऊं, विच इज देयर इन एवरी केस, तो व्हाई आई शुड कंसिडर इट एट ऑल, वो तो सब में है तो उसको मैं साइड में रख दूंगी। लेकिन वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में एक बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मेरी क्लास अगर बता सके, ऑब्वियसली बता पाएंगे आप लोग। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ही दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इसके पास आया होगा, उसने देखा इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो अपने मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट ही बदल देगा। बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यही वाटर क्या करेगा? दिस वाटर विल डू, अपना ऑक्सीजन इसके सामने ला देगा कि मेरा आप पार्शियल नेगेटिव एंड लो, हम दोनों एक वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शेयर करें, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही ये लाइफ का सपोर्टर है। ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में करके आते हैं। लाइफ पॉसिबल नहीं होती वाटर के बिना, आप जानते हैं। ऐसा क्या है वाटर में जो किसी और लिक्विड में नहीं है? वो सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं हो पा रहा? इतनी हाई लेवल, बहुत सारे रीजन है, नॉट ओनली वन, बहुत सारे रीजंस में एक सबसे बड़ा रीजन है ये लिक्विड है, काफी बड़ी रेंज ऑफ टेम्परेचर तक ये कम वॉलेटाइल है। अगर ये लिक्विड है काफी बड़ी टेम्परेचर रेंज तक, तुम सरवाइव कर पाते हैं। ये कम वॉलेटाइल है, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिशेस क्यों सरवाइव कर पाती हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, जहां बर्फ भी जम जाती है पूरी? वो सारा केमिकल बॉन्डिंग का आखिरी पार्ट आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच दुनिया में कोई फोर्स नहीं है। तो सबसे कम वेपर प्रेशर कौन से कंटेनर का? जो तीन मैंने दिए थे, वाटर। उसके बाद मैंने दिया था इथेनॉल। लेट्स चेक। इथेनॉल क्या है? C2H5OH। मैं जब भी कोशिश करती हूँ, ध्यान रखती हूँ कि मैं ऐसी ज्योमेट्री बनाऊं आपको याद रहे, ये 104 या 105 डिग्री के आसपास का एंगल है, और यहां पर दो लोन पेयर्स हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल के सामने दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल आएगा, और इसके H से शायद एक और मॉलिक्यूल का O। ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी में बड़े बड़े ये डायग्राम मिलेंगे, एल्कोहल चैप्टर में। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन मेरा सवाल आपसे, आपने नहीं पढ़ रखी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कभी सुनी भी नहीं, तो भी मेरा सवाल आपसे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग? ऐसा पूरा जाल बने पड़ेगा, क्योंकि ये आर थोड़ा बड़ा हो गया। दिस बल्कि आर, अब एक और इथेनॉल आएगा, एक और आएगा, ये आर बहुत बड़ा है, बीच में अड़ रहा है। वाटर में क्या है? दोनों एच दोनों एंड से लगे पड़े हैं और वाटर को खींचने में, ये एक और को खींच रहा है, ये एक और को खींच रहा है, चारों तरफ से ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लगा हुआ है। लेकिन इथेनॉल में क्या है? ये एंड तो ब्लॉक हो गया, खत्म। इथेनॉल अपने आसपास इस एंड से तो किसी को अट्रैक्ट करेगा नहीं, वीक सा डिस्पर्शन फोर्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं। एक एंड तो इसने ब्लॉक ही कर दिया, हिंडर्ड। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज हिंडर्ड, इसीलिए उसके अंदर वीक है, तभी वो इवेपोरेट करता है। एक रूम में इथेनॉल गिर जाए आपको स्मेल आएगी, वोलेटाइल। पानी गिर जाए स्मेल नहीं आती।
ठीक है, वो ऑर्डरलेस है, मान ली बात। लेकिन अगर मैंने उसमें कुछ ऐसी चीज डाल भी दी जिसका ऑर्डर है, वाटर क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है, आपको खुशबू नहीं आएगी उसकी। लेकिन इथेनॉल या जो भी कोई अल्कोहल डाल दिया जाए, उसकी खुशबू आपको पता चल जाएगी, वो वॉलेटाइल है। तो इथेनॉल वाले कंटेनर में वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों? ज्यादा। तीसरा कंटेनर दे रही हूं मैं, एसीटोन। एसीटोन होता है कीटोन। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई लोकेशन नहीं है। जिनको भी, एक और बार पूछ रही, दो एक बच्चों ने तो मेरे को मैसेज कर दिया है कि हमें ये नहीं आता हिस्सा, और रोज किसी ना किसी बहाने आप लेके आ रहे हो। वी नीड देयर टाइम ऑन वेडनेसडे। और मेरे को यहाँ पे आप 8-10 लोग जो भी, जिनको दोबारा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये सब समझना है, वो आज बता के जाएं या मंडे तक हमें मैसेज कर दें। वेडनेसडे को हम उनकी क्लास रखेंगे। सो एनीवेज, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन नहीं है। कौन सा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है? जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, या फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, सिर्फ 3 के साथ। यहां वो हाइड्रोजन भी नहीं है और ऑक्सीजन भी। कौन से वाला है? डबल बॉन्ड। तो यहां तो मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक भी साइट अवेलेबल नहीं है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक, और ये काफी इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो एसीटोन, ये नेल पेंट रिमूवर की तरह यूज किया जाता है। और क्योंकि ये नेल पेंट रिमूवर है, आपने अगर अपने घर में देखा हो तो इसकी कैप इमीडिएट बंद करनी होती है, वरना ये पूरा इवेपोरेट हो जाता है। ये इतना वॉलेटाइल है। तो यानी अब आप नोट करने लायक हैं कि किसी का वेपर प्रेशर कैसे डिसाइड होता है कि वो कम और ज्यादा होगा। प्रेशर ऑफ इथेनॉल डैश कर रखा है अपनी कॉपी में, खुद बताइए, ईथर का ज्यादा या इथेनॉल का ज्यादा? ईथर मैंने ये बना रखा है। ईथर में अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की साइट नहीं है। ये रहा ईथर। इसमें ऑक्सीजन तो है, लेकिन उसके साथ जुड़ने वाला सामने वाले के पास H नहीं है, तभी तो नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H भी होना चाहिए। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चांस ही नहीं है ईथर में। इसीलिए वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? ईथर का। और इथेनॉल का मैं ऊपर दिखा के आई हूं। किसी को फॉर द सेक ऑफ नोट्स चाहिए, ये मैंने बेटर बना रखा है इथेनॉल, वो तो चलो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया। ये है आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 के डायग्राम। ये मिलेंगे भर भर के इथेनॉल चैप्टर में, कि ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल हिंडर करता है अगले इथेनॉल को आने में, इसीलिए थोड़ी कमजोर है, बट है तो सही। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां नहीं है। जो लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए नए हैं, जिनको नहीं पता, एक आखिरी मौका है, वेडनेसडे तक रिपीट करें, उसके बाद मुश्किल होगा। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फोर्स बहुत ज्यादा, वो लिक्विड को नीचे रख रहा है, ज्यादा वेपर बनने नहीं दे रहा। तो पॉइंट इज, जितने ज्यादा फोर्सेस उतना ही कम वेपर प्रेशर, उतना ही लेस वॉलेटाइल। क्लियर है सबको, एवरीवन? सो नेचर ऑफ लिक्विड डिसाइड करता है। अब आप सोचो, ये रूम है जिस टेम्परेचर पे मैंने रख दिया, आगे जो भी आए, पहले मैं एक बेसिक चीज पूछ लूं। मैंने 3 कंटेनर्स रखे हैं, बराबर पानी है तीनों में। एक तो रखा है लंबा ग्लास जो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मैंने रखा है फ्लैट कंटेनर, उसमें भी उतना ही पानी डाला है। किस में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा अविनाश, गुनीश? फ्लैट में। क्यों? सरफेस ज्यादा एक्सपोज हो रहा है। क्यों भाई? सरफेस ज्यादा एक्सपोज होने से क्या फर्क पड़ता है? सॉरी, इवेपोरेशन का रेट फास्ट होगा। आप भी यही कह रहे थे अविनाश? और कोई कुछ और बताना चाहे? क्यों इवेपोरेशन का रेट ज्यादा क्यों होगा? अगला, बिल्कुल सही जा रहे हो, जाना वही है, एक और लास्ट एरो रह गया बस। क्यों इवेपोरेशन का रेट फास्ट होगा? एनीवन? सरफेस पे एक्सपोज जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उतना वो एटमॉस्फेयर के इन्फ्लुएंस, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे, या वही मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं जिनकी एनर्जी पहले से थोड़ी ज्यादा होती है। जिनके पास एनर्जी ज्यादा है वो ही जल्दी इवेपोरेट करेंगे, ऑलरेडी जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो ठीक है, सेकंड आपके पास आए उससे पहले आना है ये भी। ये क्लास 11th का
केमिकल बॉन्डिंग में ये एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है, और क्लास 12th में फिनोल चैप्टर जो आएगा उसमें इसके ऊपर एक पेज डेडिकेट किया है। आज पढ़ाने के बाद आई विल डेफिनेटली आस्क यू व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग ऑर्गेनिक। इस पेज को पेंसिल से क्रॉस कर दो, हम करके आ चुके हैं। वो क्या है वो समझिए। ये मैंने पैरा नाइट्रोफिनोल बनाया है, राइट। ये मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, दो पड़ोसी पोजीशंस ऑफ बेंजीन को बोलते हैं ऑर्थो, और ऑपोजिट पोजीशन ऑफ बेंजीन को बोलते हैं पैरा। ये दो पोजीशन क्योंकि ऑपोजिट है इसलिए इसको मैंने पैरा नाइट्रो, और इसको तो फिनोल बोलते ही हैं। और ये दो पोजीशंस क्योंकि जस्ट पड़ोस में है इसलिए इसको मैंने ऑर्थो बोल दिया। ये नाम दिया गया जनरल कॉमन नेमिंग। अब मेरे को कहा गया है इन दोनों को, इसको मैं 2-3 जगह पढ़ा चुकी हूँ 11th में, लेट्स रिवाइज। कहां? एक तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, दूसरा जब हम जीओसी पार्ट 2 कर रहे थे आइसोलेशन और सेपरेशन के केसेस, कि किस में डिस्टिलेशन यूज करना होता है, किस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना होता है, किस में क्रिस्टलाइजेशन, किस में क्रोमेटोग्राफी एंड सो ऑन, वो सारी मेथड्स में। स्टीम डिस्टिलेशन में मैं ये एग्जांपल लेके आई थी। डिस्टिलेशन का मतलब होता है दो लिक्विड आपको मिक्स करके दे देंगे, कहीं से निकले नेचर में, भाई इनको दोनों को अलग करना है। तो हमारा काम क्या है? दोनों को बिना अफेक्ट किए अलग अलग करना और दोनों को यूज करना। आपको अगर ये दोनों एक साथ मिले ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और एक ही साथ मिलेंगे, पढ़ेंगे इस साल तो रिएक्शन में आएंगे, दोनों बनते ही एक साथ है लैब में। अब दोनों एक साथ बन गए तो मेरा अगला टास्क क्या होता है? मैं उस सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री को पकड़ा देती हूँ, भाई अलग करो, मैंने बना दिए। अब अलग करने में वो क्या स्टडी करते हैं? अगर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 30 डिग्री से ज्यादा गैप है तो उबाल दो। 30 डिग्री से ज्यादा गैप है, उबाल दो। उबालने से क्या होगा? जो ज्यादा वॉलेटाइल है वो जल्दी उड़ के आ जाएगा, अभी पढ़ लिया आपने, बॉयल हो जाएगा। ज्यादा वॉलेटाइल है, जल्दी बॉयल हो जाएगा, कंडेंसर के थ्रू पास करके डिस्टिलेट, और नीचे कौन रह जाएगा? दूसरे वाला। अगर 30 डिग्री से ज्यादा का गैप है तो दोनों एक दूसरे के बॉइलिंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसीलिए देखा गया भाई इनमें तो बहुत ही गैप है, तुम 30 मांग रहे थे और ज्यादा गैप है। तो क्लास 12th की एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन, जेई नीट और 12th बोर्ड का क्वेश्चन, वेरी रेपिटेटिव क्वेश्चन। Why these two are steam distilled? इनको steam distillation से क्यों अलग किया जाता है जबकि सब कुछ सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी दिख रही है, एग्जैक्टली सेम होते हुए भी इनके बॉइलिंग पॉइंट में इतना फर्क, क्या बात, क्यों? उसके लिए ये मैंने बनाया आपके लिए पैरा नाइट्रोफिनोल। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की साइट्स में लोकेट कर रही हूं, देखना। एक तो ये O, ये H, ये O, ये N, दबा के हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की साइड्स। इसका एक मॉलिक्यूल इसी के नीचे इमेजिन करो बच्चों, या इसको मैं फ्लैट कर देती हूँ, ठीक है, इसको लिटा देती हूँ। एक मॉलिक्यूल की साइड का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल की साइड के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और यही खत्म नहीं होगा। इधर का एक ऑक्सीजन फिर सामने वाले के हाइड्रोजन के साथ, इतनी अच्छी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई, इसको उड़ाना आसान नहीं है। वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। वाई? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछो सही बहुत बढ़िया बन रही है, एक साइड थोड़ी ही है। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? इसमें ये इतने अड़ोस पड़ोस में आ गए कि इनका तो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो गई। ये जो मैंने डॉट डॉट बनाया, क्या कोई मेरे को रिवाइज करके बता सकते कितने मेंबर्ड रिंग बन गया वृंदा? हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग? 6 की 7 की 5? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग बनना, कहीं भी किसी भी वजह से रिंग बनना, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? चीलेशन। और चीलेशन बनना इज नेचर में हाईली फेवर्ड। तो यहां तो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? आपस में ही होगी, विद इन अ मॉलिक्यूल। तो विद इन अ मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं बच्चों? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड करने की फुर्सत है इसके पास? नहीं। अगर इसके दो मॉलिक्यूल मैंने ऐसे लेटा के लिख दिए, भाई आ जाओ आपस में, कौन सा फोर्स होगा इनमें आपस में? नमन 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 नमन, जब लिखने को कहूं तब लिखना। तुम ही हो ना नमन, बहुत देर लगाई गर्दन ऊपर करने में।
इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो आपस में अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के एग्जॉस्ट हो गए, इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? यादवी? डिस्पर्शन फोर्सेस। ये नहीं कह सकते, कोई भी नहीं होगा। मेरे को उम्मीद थी आप कहोगे हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होगा, ये मैंने पूछना भी नहीं था। मुझे पता है इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन कोई तो अट्रैक्शन फोर्स है। कौन सा? डिस्पर्शन फोर्सेस। अब इत्मीनान से लिखिए सारी इंफॉर्मेशन, फिर आगे बढ़ते हैं समझने के बाद। मायरा, तेजल क्लियर है? अभी का अपनी अब तक क्लियर है? कोई इशू आए बताना बच्चों। यस मैम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में है, लेकिन एक में दूसरे के साथ ना होने की वजह से कमजोर हो गए फोर्सेस। कमजोर होने की वजह से अब यहां मैं क्या लिख रही हूं? डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्सेस आर वीकेस्ट। और ये एक आखिरी बार है आपके लिए, फिर 12th के उस चैप्टर में जब हम आएंगे अब कुछ ही दिनों में, वहां पर फिर मैं पेंसिल से कटवाऊंगी और कहूंगी इस स्लाइड को देख लो सॉल्यूशन चैप्टर में। जी, बॉइलिंग पॉइंट तो इसका बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नीचे ही रह गए। इसका वेरी, वही मैं नीचे अभी लेके आ रही हूँ, मतलब पूरे एरो दिख नहीं रहे। इसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी वेरी हाई, ये लिखा ना, और उसका वेरी लो। इसीलिए इसको स्टीम डिस्टिल किया जाता है, कि जैसे ही आप उबालोगे ये तो बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे, इसके वेपर कंडेंस करके अलग कर लोगे, पीछे आपके पास पैरा बच जाएगा। जैसे आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में मेजर माइनर प्रोडक्ट देखे थे, बिल्कुल ऐसे ही फिनोल्स में आप मेजर माइनर देखेंगे, पैरा मेजर हुआ करेगा, ऑर्थो माइनर, और फिर पूछा जाएगा ए और बी बने, इनको सेपरेट कैसे करोगे? क्वेश्चन ये होगा, तो पहले तो ए और बी पता हो, और फिर ये पता हो उनको सेपरेट कैसे करोगे, स्टीम डिस्टिलेशन से। अगर तो डिस्पर्शन फोर्स तो मुफ्त में बटा पड़ा है, उसको तो रेयर ही मेंशन करना पड़ेगा, बस आपको पता होना चाहिए बस। आ गया सबके पास ये स्लाइड एवरीवन? चलिए सेकंड। नहीं नहीं नहीं, थर्ड हो गया ना ये। एक था, वो कहाँ गया? ये रहा। ये मैं बहुत पढ़ा चुकी, इसे नहीं पढ़ा रही, और मैं नोट कर लो बस, ये इस पे तो आज जब से शुरू हुई हूँ इसी पे हूं मैं। फैक्टर्स ही लिखने थे ना, क्योंकि मेरे पास आ जाता है इनमें से कौन कौन सा फैक्टर वेपर प्रेशर को डिसाइड करता है। वन इज, जो पीछे करके आए, नेचर ऑफ लिक्विड। सेकंड इज टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वेपर प्रेशर तो बढ़ना ही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, असर्शन रीजन में आप गलत करते हैं, कैजुअल हो जाते हैं, निहायत ही इंपॉर्टेंट। मुझे एक चीज बताओ, एक कंटेनर में पानी रखा और पानी उबल रहा है, और अगर मेरे पास ऐसा, जो कि है लैब में, थर्मोमीटर मैंने उसके अंदर लगा रखा है, टेम्परेचर 100 डिग्री आ गया, जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड आता है या 373 केल्विन, आप लोग क्या बोलते हो? बॉइलिंग पॉइंट हैज रीच्ड। उसके बाद मैंने चूल्हे को बंद नहीं किया, बर्नर को बंद नहीं किया, क्या होगा? वाटर का चलता जा रहा है, तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? 100 से कितना जाएगा ऊपर? जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर आके, एट बॉइलिंग पॉइंट, सिमिलरली एट फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद अब जब तक नहीं टेम्परेचर बढ़ेगा, जब तक सारा पानी सूख नहीं जाता। तो जब तक पानी है, 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जा सकता। बॉइलिंग पॉइंट जब तक चल रहा है, तब तक वेपर प्रेशर बदल नहीं सकता। द मोमेंट यू डू 101 डिग्री, कुछ भी करके आपने 101 डिग्री पहुंचा दिया, तो उस सिचुएशन में आप कहोगे अब वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट अचीव होते वक्त, अचीव होने के बाद आप जितनी भी हीट दे रहे हो, उससे वेपर प्रेशर नहीं बढ़ रहा, उससे वेपर प्रेशर नहीं बढ़ रहा, मतलब बॉइलिंग पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, उससे आगे नहीं जा सकते आप। बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम। कि आप कहो फ्लेम ऊंची कर देते हैं, तेज कर देते हैं, और शायद टेम्परेचर बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा।
जब तक पानी है टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। यही ऊपर वाली बात को इंप्लीमेंट यहां करवाया है। पूछते ऐसे हैं, पढ़ाते ऐसे हैं। जब टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा तो काहे का वेपर प्रेशर बढ़ेगा? 100 डिग्री पे है तो उतना ही रहेगा जितना होना चाहिए। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, मेरा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है राउल्ट्स लॉ, तो वो पहले सुनना होगा। राउल्ट्स लॉ यहीं से मैदान में आ जाता है जहां से पॉइंट नंबर 3 है। अगर मैं दो कंपोनेंट मिक्स करती हूं, अब आ गए हम इस चैप्टर पे। अभी तक चल रहा था बेसिक वेपर प्रेशर के बारे में नॉलेज, जो आपसे एज्यूम्ड है, आपको आनी चाहिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए। अब आ जाता है आपका प्रॉपर, पहले तो एनसीईआरटी का पार्ट, नया टॉपिक। व्हाट हैपन अगर दो कंपोनेंट मिक्स हो जाएं? दो कंपोनेंट मिक्स होते ही क्या आ जाता है? सोल्यूशन। मेरे चैप्टर का नाम क्या है? सोल्यूशन। अब अगर आप दो कंपोनेंट मिक्स करते हो, पहले तो ये बिल्कुल प्योर है, इस पर लिखने से पहले सुनना, क्योंकि मेरी आज की ही नहीं, अगली 2 क्लासेस इसी बात पे डिपेंड है पूरी। राउल्ट्स लॉ पे ही चलना है मेरे को 2-3 दिन। अगर मैं बात करूं यहां पर एक अकेला सॉल्वेंट, इट कैन बी बेंजीन, इट कैन बी CCl4, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी ऑक्टेन, एनीथिंग। ये है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं वो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर? हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स को मौका मिलते ही वो कहां जाते हैं? वेपर बनता है। और ये कुछ डॉट्स मैंने वेपर के बना दिए। यहां आके मैं प्रेशर पंप लगा के निडल से मेजर कर रही हूं जी, इस वक्त इसका प्रेशर 740 मिलीमीटर Hg है। नोट कर लिया, दिस इज इट्स वेपर प्रेशर। टेम्परेचर इज फिक्स्ड। अब सेम टेम्परेचर पर इसी के बाजू में मैंने एक और कंटेनर रखा हुआ जिसमें दो चीजों को मिक्स किया है। एक तो सॉल्वेंट है येलो गोले, थोड़ा सा मैंने उसके अंदर सॉल्ट छिड़क दिया, जो हमारे घर में है सॉल्ट। तो पिंक वाले जो मैंने बनाए हैं बॉल्स, वो हैं सॉल्ट या सोल्यूट। अब सरफेस पर, अच्छा ये जो पिंक वाला बॉल्स का हिस्सा है ये क्या है? सोल्यूट। उसके रिस्पेक्ट में मैंने 2 डॉट्स लगा दिए। मुझे आप बताइए सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फर्स्ट केस में ज्यादा थे कि सेकंड? फर्स्ट में। अगर मैं इन दोनों कंटेनर में आपसे एक ही बात पूछ रही हूं, सॉल्वेंट की वजह से लगने वाला प्रेशर यहां ज्यादा होगा, यहां कम होगा, क्योंकि सरफेस के 2 या 1 मॉलिक्यूल घेर लिया इसने, सरफेस घेर लिया। हर वो चीज, हर वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पे ऊपर वही जाता है, वो जगह खाली करता है, फिर नीचे वाले ऊपर आते हैं। ये फिनोमिना है इवेपोरेशन का या बॉइलिंग का। अगर सरफेस पर एक्सपोज्ड मॉलिक्यूल्स ही कम हो गए तो वेपर बनना भी उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी धीमी या कम हो जाएगी। तो यानी कि आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नोट करते हो, जो अब करना है, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? नॉट। लगा दिया मैंने नॉट, अ सिंबल, स्टैंडर्ड कह लो, नॉट कह लो। अगर आपने उसी प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर अब मेरे से इन सॉल्यूशन मांगा, कि अगर प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है वो एक अलग कंटेनर है, उसी सॉल्वेंट का प्रेशर अगर मैंने उसमें थोड़ा सा कोई थोड़ा सा कोई सोल्यूट डाल दिया, प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट घटेगा। इस पे मेरे 2 लेक्चर चलने हैं अब, तो इस पे दोबारा आना पड़ेगा क्या? मेरे को कंफ्यूज तो नहीं होंगे? अगर आप कोई भी सोल्यूट डाल दो, कोई भी, सरफेस पे कुछ तो जगह घेरेगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लेस एक्सपोज्ड होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लेस एक्सपोज्ड होंगे, तो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से लगने वाला प्रेशर घटेगा। हो सकता है सोल्यूट वाला ज्यादा बढ़ा दे टोटल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल, व्हाट आई एम टॉकिंग इज सॉल्वेंट की वजह से लगने वाला प्रेशर स्मॉल p कर दिया मैंने। वाई स्मॉल p? जब कोई चीज अकेली होती है उसके प्रेशर को कैपिटल P से बोलते हैं, जब कोई चीज दो में एक होती है उसके प्रेशर को आज से नाम मैं दे रही हूं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को हमेशा मैं यहां स्मॉल p से डिनोट करूंगी, ऑल बुक्स। और प्योर प्रेशर को हमेशा कोशिश होगी कैपिटल P से डिनोट करने की। किसी क्वेश्चन में हमने सिंबल में कैपिटल स्मॉल कर दिया उल्टा, उसको इशू मत बनाइएगा, उसके लिए ओपन रहिएगा। उससे पहले एक चीज और पूछती हूँ, मान लो सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, सुनना ध्यान से। मान लीजिए सोल्यूट ऐसा है जो नॉन वॉलेटाइल है, तो इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो उसके मुकाबले कम या ज्यादा? कम। एक तो सोल्यूट ने जगह घेर ली सरफेस की, ऊपर से वेपर भी नहीं बनाए, सॉल्वेंट के वेपर कम कर दिए, तो इसका वेपर प्रेशर तो भी क्या होगा? कम, टोटल भी।
आएंगे इस पे डिटेल में, ये तो कुछ लोगों को खाली देखा तो पूछ लिया। अब वेपर प्रेशर के ऊपर कंटेंट हुआ खत्म। अब वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो 12th का हिस्सा है, जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है, उस पे आए। एक आधा फैक्टर और मिलेगा तो वो मैं आपको दिखा दूंगी, बट अगर नोट हो गया हो तो मैं आगे चलूं। बस इस स्टेटमेंट को याद रखना, किसी भी सॉल्वेंट का प्रेशर कोई तुमको कहे कैसे कम करोगे, करना है कम, इस सॉल्वेंट को उड़ने से बचाना है, सल्यूट डाल दो। एटलीस्ट सॉल्वेंट तो नहीं उड़ेगा, सल्यूट डाल दीजिए उसको। थोड़ा हम रोक सकते हैं, मतलब उड़ेगा तो है ही, बट हम स्लो डाउन कर सकते हैं। ये तुम पहले ही बता चुके हो, नोट करो ना करो तुम्हारी मर्जी। ये एक काफी पुराना जेई एडवांस का क्वेश्चन था, उसका एक पार्ट था, मैंने लिख लिया। इसको लिखना मत, ये तुम लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया है। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वेसल। तो किसी ने मेरे को कहा था अभी, फ्लैट ले लिया तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, कहा था। उनके लिए मैं बड़ी देर से वेट कर रही थी, पता नहीं स्लाइड कहाँ खो गई। क्या लिखी ऊपर स्टेटमेंट? आप कंटेनर कुछ भी ले लो, फ्लैट ले लो, कुछ भी ले लो। क्या क्या क्यों उस वक्त हमने उस बात को वहीं पे होल्ड किया? अगर मैं ढक्कन बंद कर दूं तो है ये बात, ढक्कन खुला है तो वो नेचर में एस्केप करेगा, तब बात सही है आपकी। आप जो उस वक्त कह रहे थे वो गलत नहीं था, लेकिन यहां इस वक्त जो मैं बात कर रही हूं और पहले जो बात कर रही थी, दोनों में एक फर्क है। कंटेनर इज क्लोज्ड। जब कंटेनर क्लोज्ड है, ठीक है, इसमें बड़ी जल्दी उड़ेंगे वेपर्स, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उड़ के बाहर निकलने की जगह तो है नहीं। उतनी ही जल्दी बेचारों को कंडेंस होना पड़ेगा, छोटी छोटी बूंदें बन जाएंगी और वो फिर नीचे गिर जाएगा। तो what you were saying was right, but what I am posing now is, if container is closed, चाहे कंटेनर फ्लैट है, चाहे कंटेनर कैसा भी है शेप में, एरिया में, वॉल्यूम में, अगर आप टेम्परेचर नहीं बदल रहे, वेपर प्रेशर नहीं बदल सकता। इस बारे में हम फैक्टर लिख के आए हैं। ये जेई एडवांस का डायग्रामेटिक क्वेश्चन बहुत लंबी कहानी के साथ था, काफी पुराना क्वेश्चन है, और इसमें टेम्प्ट किया गया था कि आप इसके प्रेशर को ज्यादा कोट करें, और करा भी था। ठीक है। अगर ढक्कन बंद है तो वेपर प्रेशर मेजर होता है, ढक्कन खुले में आप वेपर प्रेशर मेजर ही नहीं कर सकते, वो तो उड़ गए सारे एटमॉस्फेयर में, वो कहां ही प्रेशर लगा रहा है, वो तो उड़ के चला गया। तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट वेपर प्रेशर, इट इज अंडरस्टूड, आपको पता है कंटेनर ढका हुआ है। कंटेनर ओपन सोच के वेपर प्रेशर का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे अब। क्लियर? आगे चले। ये आपके एनसीईआरटी में आ सकता है, बोर्ड्स में आ सकता है, क्वेश्चन इजी है। ये मत सोचना ये एक जमाने में एडवांस में आया तो ये एनसीईआरटी बोर्ड में नहीं आ सकता। ये आपके एनसीईआरटी से ही निकाल के ला रहे हैं हम चीजें, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। वेपर प्रेशर को लेके सारी इंफॉर्मेशन जो एक चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में हुआ करती थी, वो मैंने आज आपको अब क्लोज करी। उसी से रिलेटेड, वेपर प्रेशर से रिलेटेड, अब हम लाते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक। तो जितना भी मैंने वेपर प्रेशर पढ़ा है, इट इज पार्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई, सिवाय वो क्लैप्रियन इक्वेशंस के, ये सारा आपका पार्ट है। राउल्स लॉ पहली बार है, इसका कुछ भी अगला पिछला आपने पढ़ नहीं रखा, तो आई सजेस्ट पहले पूरा मेरे साथ समझिए, ग्राफिकल एप्टीट्यूड डेवलप करिए, उसके बाद पेन उठाना, पहले पूरा समझेंगे कि ये चीज क्या है, बात क्या हो रही है, साइंटिस्ट राउल्स ने आके क्या बोला। साइंटिस्ट कहते हैं यहाँ पे राउल्स, उनका वेरिफिकेशन करेंगे ग्राफ से, वो सब करेंगे, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। अब मैं आ गई चैप्टर सॉल्यूशन में, दो चीजों का सॉल्यूशन बना हुआ है, बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कोई भी आप उठा के ले आइए, आपको किसी एक की वजह से प्रेशर निकालना है। मेरे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं एक कंटेनर में दो चीजें मिक्स हैं, इथेनॉल और वाटर, मैं पंप लगाऊं और उसमें निडल में आ जाए इथेनॉल की वजह से इतना है और वाटर की वजह से प्रेशर इतना है, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी जाके वेपर गिन सके, क्या देगा वो? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर है जी, आप अपने आप हिसाब लगा लो। हम क्या हिसाब लगाएंगे? जो टोटल प्रेशर है वो किस किस की वजह से है? कुछ तो इथेनॉल की वजह से होगा, कुछ वाटर की वजह से। फिर आप हम जैसे लोग बात करेंगे इथेनॉल ना ज्यादा डाल रखा है, पक्का वेपर प्रेशर में ना इथेनॉल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, वाटर थोड़ा कम डाल रखा है, वाटर का कम होगा। फिर कोई कहेगा नहीं नहीं, वाटर तो वॉलेटाइल ही नहीं है, चाहे ज्यादा भी है, वाटर तो बहुत कम वॉलेटाइल है, तो शायद उसका कम होगा। फंस गए। मेरे पास क्वांटिटेटिव नहीं है, लेकिन अंदाजे मारती रहूंगी मैं। उसके लिए राउल्स आते कि अंदाजे मारने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं क्या होगा कंट्रीब्यूशन।
अगर दो चीजों की सोल्यूशन बनी हुई है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, तो राउल्ट्स क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका हिस्सा कितना है, मोल फ्रैक्शन, नॉट अ बिग डील, यही हम बात कर रहे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, नीचे डिसॉल्व कितना है, आपने लिया कितना है, उतने ही इसके वेपर्स होंगे, फेयर। जैसे ही मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वालिटी वाली बात पे आऊं, तो ए कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन एक्स ए, तो उसके वेपर्स उसी से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होंगे, बी कंपोनेंट का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन पे होगा, ठीक है जी, मैंने डाल दिया। अब इक्वालिटी लाऊं, पिछली क्लास में कांस्टेंट क्या आया था बच्चों, के एच, यहां पर आया, ये क्या है पी नॉट ए, पिछली स्लाइड्स पे बता के आई, प्योर लिक्विड का प्रेशर। अगर वही लिक्विड या वही कंपोनेंट, लिक्विड बोलूं तो उसे इग्नोर कर देना, मतलब ज्यादातर ये राउल्ट्स लॉ लिक्विड पे चल रहा है, वैसे ये धीरे धीरे आपको आगे जाके पता चलेगा, अभी नहीं, मैं ओपन करना चाह रही थी। ये जो कंपोनेंट है अगर प्योर होता तो इसका प्रेशर इतना था, आपने इसका कुछ हिस्सा डाला तो उस प्रेशर को उस हिस्से से मल्टीप्लाई किया, सिंपल यूनिटरी मेथड सा ही लग रहा है भाई, अकेला 1 मोल होता तो प्रेशर इतना था, या 2 मोल 4 मोल जो भी, और आपने इतना फ्रैक्शन डाला तो इतना, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। देखा जाए तो हेनरी की कॉपी है, हेनरी में भी क्या था, प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, एग्जैक्टली सेम उठा के दे दिया, बस कांस्टेंट बदल गया, फेयर। वहां तो एक हाइपोथेटिकल कांस्टेंट था जो ग्राफ के इंटरसेप्ट से निकाला था, यहां भी वही होगा, इंटरसेप्ट ये हो जाएगा। तो एनीवेज ये हुआ मेरा ए की वजह से, ये किसकी वजह से हुआ बच्चों, बी की वजह से, क्लियर। अब डेल्टन लॉ पहले ही बहुत पहले कह के जा चुके हैं, जितने भी कंपोनेंट है सबके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो, वो टोटल प्रेशर होगा, और आपके पंप में वही दिखाई दे रहा है आपको कि इतना प्रेशर है जी, जितना भी प्रेशर है, एक हिस्सा किसकी वजह से है, कंपोनेंट ए की वजह से, दूसरा हिस्सा किसकी वजह से है, कंपोनेंट बी की वजह से। तो दोनों ये प्रेशर क्या कहलाएंगे, पार्शियल, और ये क्या कहलाएगा, टोटल। कैपिटल पी के नीचे मैंने टी लिख दिया, लिखना बाद में, पहले इस चीज को समझ लेना। तो क्या मैं अब ये कह सकती हूँ, पीए और पीबी की जगह ये वैल्यूज पुट करके ये कह सकती हूँ। अब मेरी क्लास ने क्या काम करना है, नोट करने के बाद एक छोटी सी डेरिवेशन खुद करनी है आपने। अगर मैं सारा सोल्यूट की टर्म्स में बात करना चाहूं, तो मुझे पता है एक्स ए प्लस एक्स बी, दो ही चीजें, टोटल क्या होगा 1। क्या मैं एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी कर सकती हूँ, पुट एंड डिराइव, कितना सिंप्लीफाई आप मेरे को इसको करके दे सकते हैं, वो मेरी नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है, लेट्स चेक आप कहां पहुंचते हो। तब तक इसको जिन्होंने नोट नहीं किया, ऑफ कोर्स काफियों ने नोट करें और इसको आगे तक लेके जाएं, और परीक्षित और अविरल बताना आप एंड कहां पहुंचते हो, एक्स ए की जगह एक्स बी पुट करके, मैं वो वेट करूंगी। अविरल आ गया एंड, रुको रुको, मैं अभी स्लाइड चेंज करूंगी, चेक करके बताना तुम्हारा मेरा सेम है कि नहीं। मेरे को एक्स बी की टर्म्स में चाहिए सब कुछ, आई डोंट नीड एक्स ए, कुछ वजह है, हालांकि तुमने किया होगा वो भी सही होगा, बट आई नीड इट इन एक्स बी की टर्म। पूरे इक्वेशन में कोई एक्स बी चाहिए, एक्स ए चाहिए ही नहीं, तो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे भी करके रखें, उसको क्या सिंप्लीफाई करते हो, फिर मैंने जो लिख रखा है बताना वो तुमसे मैच कर रहा है कि नहीं। जब आप एक्स ए की जगह एक्स बी पुट करेंगे तो फिर कॉमन टर्म्स को एक साथ ले जाइएगा, कॉमन लीजिएगा, ब्रैकेट डालिएगा, आई विश वो हो, एक दो की कॉपी में दिख रहा हो चुका है, बट सभी के लिए बता दूं, क्या यही आया है, ये एक लाइन एनसीईआरटी में देके ये लिखा हुआ है नीचे, क्या लिखा है पढ़ो, टोटल प्रेशर सोल्यूशन का, एक्चुअली सोल्यूट का ही तो, मतलब डिपेंड तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे ही कर रहा है, टोटल प्रेशर इज फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी ऑब्वियसली मेरे को सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है, तो सॉल्वेंट का तो वैसे ही पता है 1 माइनस करके, सो वो तो पता ही है, लेकिन ये क्यों करा मैंने, ग्राफ पकड़ सकते हैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में, पकड़ेंगे हम भी पकड़ेंगे, लेकिन ये इक्वेशन होगी तो कहीं आपको वो ग्राफ और स्लोप या कुछ ऐसी चीजें आपको मिल सकती हैं, ठीक है।
तो उसको भी देखेंगे, बट पहले ये इक्वेशन आपके पास आ गई बेसिक एनसीईआरटी, इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले आज हम पूरा बेसिक सारा पूरा करेंगे। इसका क्या करना है, बंद करना है? कुछ गड़बड़ है क्या हमारे स्विचेस में? दोनों हैं, दोनों स्विच बंद करो। नहीं हुआ? हाँ, हो जाता होता है। अब ये भी कराना है बंद? अच्छा, कर दो, वैसे कोई और फिर कहेगा, डिस्टर्ब करेगा। मतलब जरूरी है, आप बीमार ना होए, आपको ठंड लग रही है तो बंद कर दें। हो गया जी, हो गया हो गया हो गया, धन्यवाद। आ गया सबके पास ये? खुद डिराइव कर पाए? नैतिक हो गया, यहां तक पहुंच गए थे? चलिए, अब ग्राफ, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन फिर से ग्राफ या न्यूमेरिकल, बहुत डायरेक्ट, बहुत सीधा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे आसान पार्ट अगर इस चैप्टर का है तो राउल्ट्स लॉ है। तो अब हेडिंग देखिए मैं क्या कर रही हूं, पहले समझेंगे, काट पीट होएगी, अभी मत बनाना, मेरे से भी हो सकती है। अगर मेरे को एक सॉल्यूशन की बात करनी है तो सॉल्यूशन में एनसीईआरटी ने और जितने भी कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड बुक्स हैं उन्होंने ए सॉल्वेंट को पकड़ाया है, बी सोल्यूट को पकड़ाया है, या वन सॉल्वेंट को पकड़ाया है, टू सोल्यूट को पकड़ाया है। ये दोनों तीनों बुक्स जो आप यूज करोगे सब में यही चलेगा। यहां पर मैंने क्या लिखा है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन अगर सबको दिख रहा हो, एक्स ए का मोल, मतलब एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अगर ए का 1 है, बी का 0 है, मतलब मैंने क्या लिया, प्योर ए ही ले लिया है। अभी तो खाली सॉल्वेंट लिए बैठी हूं मैं, खाली सॉल्वेंट लिए बैठी हूं, और मेरे को वेपर प्रेशर की बात करनी है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कुछ डायग्रामेटिकली पूछा था और कहा था भाई मेरे को चाहिए होगा ये, अब पूरे 2 लेक्चर। इस वक्त वेपर प्रेशर बच्चों आया इतना। ये किसका वेपर प्रेशर है? पी नॉट ए, प्योर ए ही तो है, बी तो है ही नहीं। इसमें क्या है, प्योर ए, तो प्रेशर ये होगा। और आपने देखा, अब तुम जैसे ही थोड़ा 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 बी डालते जाओगे, ए का प्रेशर क्या होगा, लो, कंट्रीब्यूशन ए की वजह से कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप इधर मूव कर रहे हो, ए का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, थोड़ा 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 बी घुसता जाएगा। तो शायद यहां आऊं तो ए होगा मेरे पास 0.7 और बी होगा 0.3। तो कौन घटता जा रहा है, ए, क्योंकि मैं यहां से शुरू हुई तो मैं एक ही बात कर रही हूं। ए घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और सॉरी, उसके 0 पे मीट करना चाहिए इसको। एक टाइम ऐसा आएगा जब ए नाम मात्र बचा, इतना भी डाल दिया, इतना भी डाल दिया, प्रैक्टिकली ए बचा ही नहीं, दब गया उसके बोझ के तले, उसके वेपर ही नहीं बने। तो ऐसे जाएगा। राउल्ट्स क्या कहता है? राउल्ट्स कहता है किसी भी वक्त तुमको प्रेशर निकालना है उसकी वजह से, पी ए, पार्शियल प्रेशर। अब तो दोनों कंपोनेंट आ गए सीन में, उसकी वैल्यू क्या होगी, यही होगी। ये लाइन हर वक्त मेरे को क्या बता रही है, प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू कंपोनेंट ए, व्हेन इट इज प्योर दिस, व्हेन इट इज नन जीरो दिस, व्हेन इट्स कंट्रीब्यूशन इज 0.7, ग्राफ की लाइन खींचेंगे आज के टेस्ट पेपर में और पता लगाएंगे। When it is 0.3, प्रेशर उसका इतना, when it is 0.1, प्रेशर उसका उतना। इतना क्लियर हो गया सबको? बनाना मत, क्योंकि मैं रब करती जाऊंगी, आपको प्रॉपर बनाना है पूरा ग्राफ, मैं आपको रब करती जाऊंगी, यहाँ पे ज्यादा ही रब हो गया। चलिए, अब सेम अगर मैं करूं किस कंपोनेंट के साथ, बी के साथ, बी एकदम से अलग कंपोनेंट है, ठीक है, बी कंपोनेंट इज डिफरेंट। उसका जब अकेला यहां पर क्या मौजूद होगा, ओनली बी, प्योर। तो शायद भाई दोनों बराबर वॉलेटाइल नहीं है, जरूरी नहीं है, बहुत रेयर होगा कि दोनों का प्रेशर सेम है प्योर में। हर एक की वोलेटिलिटी अलग है, हर एक का वेव प्रेशर अलग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है। तो यहां पर प्रेशर में पी नॉट बी लिख दूं बच्चों। अब आप एंटिसिपेट कर ही रहे होगे अगला क्या होना है। इफ आई से आपसे इस वक्त का टोटल प्रेशर बताओ सॉल्यूशन का, एनी गेस, कैसे निकालोगे? ऐड कर दोगे? पहले तो यहां से लोगे वैल्यू जो भी ग्राफ में दी होगी, सपोज 0.3 एटमॉस्फेयर दे रखी है, और यहाँ पे सपोज 0.7 एटमॉस्फेयर या 0.9 एटमॉस्फेयर दे रखी है, दोनों को सिंपली क्या करोगे, ऐड करोगे। उन दोनों को ऐड करके ग्राफ में जो आएगा, मैंने वो डॉट बना दिया। किसी भी कॉम्पोजिशन पे तुम्हें कहा जाएगा तुम ये 2 प्रेशर निकालोगे, ऐड करोगे। मैंने कॉपी में भी यही किया। कॉपी में क्यों, मैंने पंप लगा रखा है। ग्राफ की जरूरत क्यों थी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया।
क्या राहुल सही भी बोल के गए हैं? पहले तो मैं वो बात कर रही हूँ। तो मैं गई लैब में, मैंने किया ये सारा काम, सही मिला नहीं मिला वो बाद की बात है, लेकिन टोटल प्रेशर मेरे को पंप ला के दे रहा है। जब मैंने देखा वो टोटल प्रेशर क्या है, तो आई गॉट टू नो टोटल प्रेशर इसी लाइन पे फॉल किया। अगर मैं इन दोनों लाइंस को जोड़ देती हूं तो इसका और इसका, पहले आपने ये निकाला होगा इस कॉम्पोजिशन पे, एक्स ए कॉम्पोजिशन पे पी ए, फिर आपने क्या निकाला होगा, पी बी, मतलब एक पी ए है एक पी बी। तो अगर मैं कहूं ये क्या है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इन दोनों को जो ऐड किया वो वाकई यहां जाके मिला। तो दिस लाइन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तीन एरो, तीन वर्ड्स दे दिए, ए बी सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन ए बी सी? ए लाइन का मतलब क्या है, ये अगर इसको ए दिया, इट गिव्स मी टोटल प्रेशर एट एनी कॉम्पोजिशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। लाइन बी का मतलब क्या है, ये किसका प्रेशर दे रही है किसी वक्त भी, कंपोनेंट फलाना जो भी आपने नाम लिया वो। और ये वाली लाइन क्या दे रही है, दूसरे कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर एट एनी टाइम। इन दोनों में से कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिपेंड करेगा वो जो लिक्विड आप लाए हैं, वो जो कंपोनेंट आप लाए हैं वो कितना वॉलेटाइल है, दैट इज प्योरली रैंडम। ठीक है, ये ग्राफ अब आप बनाएं और फिर मैं एक दो क्वेश्चंस कराती हूं। कई ग्राफिकल क्वेश्चन इस बात से करेक्ट होंगे, कई एनवस्ती खोलोगे तो आपको दो कंपोनेंट दे रखे हैं, वाटर और अल्कोहल, आपको ग्राफ सही चूज करना है। आपको देखना पड़ेगा वाटर कम वॉलेटाइल है, अल्कोहल ज्यादा वॉलेटाइल है, तो अल्कोहल वाली साइड ऊपर होनी चाहिए, वाटर वाली साइड नीचे होनी चाहिए। ये जितना भी मैंने आज पढ़ाया है, ये सारे अच्छे क्वेश्चन के लिए वॉलेटिलिटी और वेपर प्रेशर की नॉलेज होगी तभी आप कर पाओगे, वरना छू भी नहीं पाओगे क्वेश्चंस। आपका पीए नीचे बन जाए, पीबी ऊपर बन जाए, गुड टू गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों सेम भी बन जाए ठीक है, लेकिन कोशिश करो सेम ना बनाओ। सेम होता है ऐसी बात नहीं है, बहुत करेंगे हम अगली क्लास में जिनके वेपर प्रेशर सिमिलर से होते हैं। तो उस, क्योंकि दोनों कंपोनेंट अभी मैं वॉलेटाइल ले रही हूं, तो दोनों टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेंगे, कोई कम कोई ज्यादा, डिपेंड करता है उनका अपना वेपर प्रेशर एज वेल एज उनका मोल फ्रैक्शन। ये बहुत अच्छी लाइन है, सोचना क्या लिखा है, वेरी गुड, जिसने भी लिखा है बढ़िया लिखा है। ये सब हम एसर्शन रीजंस और ऐसी ऐसी जगहों पे जो लाइनें मिलती हैं ना, वहां से उठा के लाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी नहीं है। बट दीज आर द थिंग्स वेयर विल डू रॉन्ग, सोच के वो जाएंगे, प्रोड्यूस ये करना होगा। अब ये लाइन लिखी है, मैं इसको जरा ग्राफ में अप्रोच करने वाली हूँ। पूरी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर पीटी, चेक, टोटल प्रेशर कभी भी, जो मैक्सिमम प्रेशर है, अर्पिता रुको, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ये राउल्स का कहना है, राउल्स और डाल्टन मिला जुला के, कि आप कभी ऐसा नहीं देख सकते पीटी इधर आ जाए। जो हाई वॉलेटाइल कंपोनेंट था उससे ऊपर नहीं जा सकता। सिमिलरली मिनिमम प्रेशर जो लो वॉलेटाइल कंपोनेंट है उससे नीचे नहीं जा सकता। तो आपको ग्राफ में यहां और यहां मैं कुछ ऐसा बना के दे दूं, ग्राफ इज रॉन्ग, कि आप इस लाइन से ऊपर भी नहीं जा सकते, आप इस लाइन से नीचे भी नहीं जा सकते। ऐसा राउल्स और डाल्टन का अंदाजा था, ये ग्राफ उनका था। तो आई होप ये जो नीचे की दो लाइनें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। मैक्सिमम टोटल प्रेशर cannot be above higher volatile component, minimum total pressure cannot be below least volatile component if I am talking about Raoult's law or if I am talking about this particular topic. Clear? Vapor pressure of a solution. यहां तक सबके पास आ गया? चलिए अब आखिरी, हाँ जी, पिछली वाली स्लाइड, अब आखिरी पार्ट में पहुंचते हैं आज की। ये इससे भी पिछली, और पीछे नहीं ले जाना मेरे को। लो, अब आता है मेरे पास न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल मैंने लिखा है वो आपकी डीपीपी का है। आज की डीपीपी सब पे पहुंची है? कोई ऐसा जिन पे ना पहुंची हो? एक जना और दो लोग, और कोई जिन पे ना पहुंची हो? मैं मंगवा देती हूँ।
दीपा, दो बच्चों के पास डीपीपी नहीं है, वृंदा और अर्पिता। निकाल ली डीपीपी सबने? इसके सब्जेक्टिव में तुम अब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। टॉपिक पूरा हो गया, देना बच्चे एक बार, मैं बताती हूँ कौन सा। मतलब टॉपिक इज कंप्लीट राउल्स। अब तो सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड वाली बात रह गई है। तो वो करने में आपको समस्या आती ही है, राइट? वो मैंने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो हटा सकती हूँ बच्चों? वो पहले आगे पीछे देख ली, कोई बात नहीं, उसकी कॉपी से नोट कर लो, पक्का? ये वाला क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल, तुम ही देखो भाई, चश्मा पहनूंगी मैं पहले। कौन सा क्वेश्चन है बताओ बच्चों, ये सब्जेक्टिव डीपीपी का? गुनीश बताना। बाकियों के पास पहुंच रही है, जिनको नहीं मिली है भी ला रहे हैं दीपा मैम। कौन सा क्वेश्चन है ये? है भी कि नहीं? थर्ड है? बस नाम बदले हुए होंगे, क्वेश्चन सारे यही हैं इसमें। मतलब मैंने शायद इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, वहां कुछ भी मतलब इथाइल मिथाइल दिया और वैल्यू सेम है। नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये रहा क्वेश्चन। ये मेरे साथ कर रहे हैं, आप वही करना डीपीपी का, ये मैं करा दूं आपको, नोट मत करना इसको। यही भरे पड़े हैं 8-10 क्वेश्चन, सिर्फ यही है इस डीपीपी में। चेक एवरीवन, कैलकुलेशन के शॉर्टकट्स आपको खुद निकालने होंगे। मुझे दो लिक्विड दिए, इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल। मैं अगली क्लास में आपसे बात करूंगी, पूछूंगी जो हमारी क्वेश्चंस में लिक्विड्स की चॉइस थी उनमें क्या ध्यान रखा गया बड़ी चालाकी से। जब हम फेलियर ऑफ राउल्स लॉ पढ़ेंगे, सारे वो केसेस लाए हैं जिसमें राउल्स लॉ फेल नहीं हुआ। क्यों फेल नहीं हुआ, ये मेरी अगली क्लास का पहला सवाल होगा आपसे। तो आप ऑब्जर्व करेंगे हर क्वेश्चन में चॉइस ऑफ टू कंपोनेंट कुछ खास है, वो आपने ऑब्जर्व करना है, अभी नहीं ऑब्जर्व करना है, मेरा सारा वो खराब हो जाएगा। मैं कहीं आपको गलती की तरफ ले जा रही हूँ क्योंकि मेरे टेस्ट में मेरे को गलती करानी है, अभी मत करना। बट मतलब ध्यान से, इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल लिए मैंने, उनका वेपर, इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ दिस। इसका क्या मतलब है, कौन सा प्रेशर दे रखा है? टोटल। कहीं नहीं लिखा मैंने पार्शियल और टोटल। अब हर क्वेश्चन में हमने यही खेलना है, बस यही खेल रहे हैं इसके अंदर। तुम्हें खोजना पड़े टोटल, टोटल कौन सा है और प्योर कौन सा है। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं ला पा रही हूँ, लाऊंगी आगे, बट अभी तो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर प्रोपाइल अल्कोहल इज इतना, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इतना, इट्स वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर इज। मैंने बड़ा लंबा सा बोल दिया, अब समझते हैं। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, बिठाओ उनको। सो अब मेरे पास +2। अच्छा, अब मेरे पास इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल दो थे, सब कुछ मैंने देख लिया। अब मुझे क्या करना है, पूछा क्या है इसमें, ये की है, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो। ये इट्स का क्या मतलब है? किसका वेपर प्रेशर पूछा है? इट्स इथाइल अल्कोहल का, अकेले इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर पूछा है मुझसे। वो जो रामायण ऊपर दे रखी है मेरे को परवाह नहीं, मुझसे पूछा है इथाइल अल्कोहल का, सॉरी, इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर। क्या फॉर्मूला है अकेले इथाइल अल्कोहल का निकालने का? उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय प्योर। बस बताना जरा, पेन उठाए बिना। मैंने लिख दिया ये सब, वो मेरे को नहीं पता क्यों लिख दिया। आपसे पूछ रही हूं, क्या पेन उठाए बिना बता सकते हो? इथाइल अल्कोहल का लगने वाला पार्शियल प्रेशर इज उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय उसके प्योर का। तो क्या प्योर का प्रेशर दे रखा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल तो दे रखा है 0.6। क्या ये दे रखा है प्योर का? हाँ भाई, तो निकालना पड़ेगा। किसको किससे माइनस करोगे? 290 में से 200 को माइनस कर दोगे, आ जाएगा 90। तभी कहा था पेन नहीं उठाना। क्वेश्चन ठीक है, लंबा चौड़ा है, सब कुछ है, समझना पड़ेगा। और अगर मैं गिवन लिखने लग गई तो मैंने लिख दिया ऑल दो, बट ठीक है, ना भी लिखो, सीधे ही समझो ना पूछा क्या है। कितना भी लंबी चौड़ी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, मेरे को सबसे पहले यहाँ क्या जाना है, यहाँ जाना है इथाइल अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए। राउल्स ने मेरे को स्टेटमेंट दे रखी है, मैं कहीं और नहीं जाने की ये। और चेक करो क्या मेरे पास प्योर का प्रेशर है। भाई तुमने माइनस करके प्योर का कैसे निकाल लिया, थोड़ी सी अकल लगाएं। प्योर का कब से माइनस करके निकालोगे? पार्शियल निकालोगे ना, कैसे?
माइनस करके देखो, जो तुमने माइनस किया, सुनना ध्यान से, तुम्हें ऊपर टोटल कितना दे रखा है? 290। ठीक है, यहाँ इथाइल अल्कोहल है और यहाँ प्रोपाइल अल्कोहल है। तो यहां पर दो चीजों के प्रेशर हैं, टोटल 290 दे रखा है। ठीक है, 290 दे दिया। अब इधर मतलब हम ना बहुत उस जगह पहुंच गए जहां हमारे सवालों के जवाब बंद होंगे। मेरे को अगली क्लास लेनी पड़ेगी, यहीं पे राउल्ट्स की कमियां दिखनी शुरू हो जाएंगी आपको। बट एनीवेज, मुझे बताइए टोटल प्रेशर 290 है और मेरे को पूछा क्या गया ये। क्या मेरे पास ये निकालने का कोई तरीका है? प्योर का तुम इससे कैसे निकाल सकते हो यार? तो बताओ प्योर का कितना दे रखा है? प्योर प्रोपाइल अल्कोहल दे रखा है। एग्रीड, इथाइल तो नहीं दे रखा। माय पॉइंट इज इथाइल का क्या करोगे? प्योर का प्रेशर आप कभी खुद नहीं निकाल सकते हो, वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आप खुद नहीं निकाल सकते ऐसे ही। लेकिन हाँ, कुछ करके निकाल सकते हैं, वो सोचते हैं। मतलब आप ऐसे माइनस प्लस करके प्योर नहीं निकाल सकते, कहने का मतलब मेरा ये है। अब आप दोबारा सोचो क्या दे रखा है, मेरे को क्या सजेस्ट करते हो? अब सोचो। एब्सोल्युटली, अभी आते हैं उस पे भी, वो गलत सही बाद में सोचेंगे, बट कुछ आया है तो वो भी लेते हैं। अब मेरे को इतना पता है, टोटल प्रेशर गिवन है बच्चों इसमें। तो मेरे पास टोटल प्रेशर जो गिवन है वो बाद में सोचूंगी। क्या मैं यहां पर ये लिख सकती हूँ? ये तो लिख सकती हूँ राउल्ट्स लॉ, डाल्टन लॉ से। अब बताओ क्या क्या गिवन है, क्या क्या पुट कर सकती हूँ तुम्हारे सामने पूरा क्वेश्चन। टोटल प्रेशर गिवन है, इसको भूल जाती हूँ, इसके लिए दोनों चीज दे रखी है। बढ़िया, वो दोनों चीज मल्टीप्लाई करवाना मेरे को। प्योर का कहां दे रखा है? प्रोपाइल का 200, और उसका मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। यही पूछा है, चेक। ना, ये नहीं पूछा, यही पूछा है, आ गया बस। प्योर का तो कोई मेरे से ऐसे पूछ ही नहीं सकता ना। मैंने राउल्स लॉ की सिंपल इक्वेशन लिखी, मुझे पता है मेरे से पूछ रहे हैं इट्स वेपर प्रेशर, माने उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर। मैंने ये नहीं भूलना कि टोटल प्रेशर होता है दोनों कंपोनेंट्स का, सॉरी, दोनों कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर का एल्जेब्रिक सम। बस, दोनों कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर का एल्जेब्रिक सम। मेरे को ये दे रखा है, ये दे रखा है, आई कैन इजीली रिपोर्ट दिस, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन एक सिर्फ इसीलिए कि क्वेश्चन कितना भी लेंदी है, आप किस पे फोकस करेंगे वो देखिए। ये सेम क्वेश्चन डीपीपी में इस नाम से नहीं है, बट अलग नाम से है। ये देखना, ये है एक क्वेश्चन पूरा आपको कंप्लीट करना है मेरे सामने। कौन सा? 6 क्वेश्चन करो। यहां मत देखना, अब डीपीपी सबके पास है। 6 क्वेश्चन करिए, वैल्यू पुट करिए, निकालिए। चेक, मैंने कर रखा है। मोल्स ऑफ CH2Cl2, देन हम क्या होता है, हम सब सुनो, हम सबका हाल क्या होता है? मोल्स निकाल के इतना थक जाते हैं कि इसी को मोल फ्रैक्शन पुट कर देते हैं। ये होता है, कोई माने ना माने, आधे लोगों ने ये किया होगा, मोल्स निकाल के इसी को P0A और P0B के साथ मल्टीप्लाई कर दिया होगा, जिन्होंने वैल्यू गलत पुट की है खासकर। हाँ जी, 141 नहीं, 340 समथिंग। बोर्ड पे, अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन और मेरा क्वेश्चन में फर्क है वैल्यू की। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम अपना दो। अनंत क्या दे रहे हो? 141, प्लीज चेक बाकी लोग कितना। सबका 141 आ रहा है, उसी के आसपास आ रहा है, ठीक है। मेरे पास एनसीईआरटी में शायद वैल्यू का फर्क है। एनसीईआरटी वाले बिल्कुल सही। 415 नहीं, वैल्यू तो
एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन और इसमें वैल्यू, अच्छा तुम लोग डीपीपी वाला कर रहे होगे, सॉरी। हाँ मेरे वाले का आंसर 348 है, सॉरी। अगर डीपीपी में वैल्यू अलग है तो आपका आंसर अलग आएगा। अब यही है, बस हम ये वैल्यू बदल बदल के देते रहेंगे। हो गया सबके पास? आगे चल सकते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं जो बोर्ड पे लिखा है? चेक। लास्ट क्लास और आज की क्लास को अगर मैं मर्ज करूं तो राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, क्योंकि हेनरी लॉ में स्टेटमेंट ये थी और राउल्स की स्टेटमेंट ये है। अगर हेनरी कांस्टेंट और प्योर प्रेशर उस कंपोनेंट का सेम है तो इक्वेशन विल बी एग्जैक्टली सेम। यस, it is not the other way. Henry is not special case of Raoults. Raoults is special case of Henry. Right? Henry पहले पढ़ा है, पहले आया है। Raoults is a special case of Henry law already. आपकी एनसीईआरटी ने काफी बड़ा पैराग्राफ इस पे डेडिकेट किया है कि yes, it is true कि सिमिलर प्रोपोर्शनैलिटी दिखाई दी। अगर किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए, अगर किसी एक केस के लिए ये दोनों वैल्यू सेम है, देन बोथ इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्टली सेम टू ईच अदर। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो यस, राउल्ट्स इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो ये आपसे असर्शन रीजन में अगर स्टेटमेंट आए तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉट द अदर वे राउंड। होता क्या है, दोनों सेम है और जब आप 70 चैप्टर का प्रेशर लेके जाते हैं पीसीएम तीनों सब्जेक्ट्स के, उस वक्त ऐसी छोटी छोटी चीजों में गलती होती है। हेनरी इज अ स्पेशल केस ऑफ राउल्स, नो, राउल्स इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट थिंग फॉर टुडे, इसके बाद जिसके बाद आपका डीपीपी का होमवर्क होगा और कुछ इसके अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े डिफिकल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन अगली क्लास के स्टार्ट में लेंगे, क्योंकि अब 2 लेक्चर इसी पे चलने हैं। राउल्स, उसके फेलियर्स, उसकी क्या कमी, क्यों उनको ये सूझा नहीं, वो सब पे चलना है। तो अगर ये सबके पास आ गया हो तो मैं आगे चलती हूँ। अब ये जो पिछले स्लाइड पे क्वेश्चन था, आपने देखा हो आपके पास अगर डीपीपी में है तो इसका पार्ट 1 ही किया हमने, पार्ट 2 नहीं किया। राइट, इसमें कुछ और भी आगे पूछा जाता है, लास्ट मैं उस पे आती हूँ अब। मोल फ्रैक्शन इन, यस, यही एक चीज बची है आज बस, कि अब वो क्या चीज है, वो अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई। तो मैं वो क्वेश्चन अभी कंप्लीट करूं उससे पहले आपको ये पता लग जाना चाहिए। ग्राफ भी दोनों के सेम आए, वही सब, स्लोप भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, लॉग लगाएंगे, क्या करेंगे, इंटरसेप्ट एंड ऑल, वो सब कुछ सेम हो जाएगा। नाउ लास्ट थिंग फॉर टुडे, स्टार्ट कर रहे हैं जितना हो पाएगा, जरूरी नहीं है मैं आज टॉपिक ये पूरा करूं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन वाला है। एक थियोरेटिकल चीज, नॉट न्यूमेरिकल, क्योंकि अब टेस्ट में भी न्यूमेरिकल है, आप वहीं कर लोगे। ओनली अ थियोरेटिकल थिंग। अगर मेरे पास सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल हुआ, पिछले केस में आपने देखा, जो भी मैंने अब तक आपको क्वेश्चंस दिए उसमें आपने ये किया, यही किया, और ये एज्यूम करते हुए कि दोनों के दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल थे। लेकिन अगर कोई एक कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल हो और मैं अपनी चॉइस दे रही हूं, अगर सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो तब क्या होगा? प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू सोल्यूट विल बी 0। तो यहां पर मैं क्या लिख सकती हूं? 0। सिर्फ सिंबल्स का हेर फेर है, थोड़ा ध्यान से। अगर मेरे को ये पता चलता है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, तो क्या मैं ये स्टेटमेंट कह सकती हूं? चेक। टोटल प्रेशर एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से, और वो कौन सा कंपोनेंट है? सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट प्योर नहीं है, इसलिए मैंने नॉट नहीं लगाया। प्योर नहीं है, उसमें सोल्यूट है और उसने सरफेस पे थोड़ी सी जगह घेर रखी है। सो ये जो मेरे पास आई, मैंने यहां नॉट क्यों नहीं लगाया? बिकॉज इट इज नॉट प्योर। प्योर होता तो फिर तो बात ही खत्म थी। यानी कि अब मैं पीटी की जगह क्या लिख रही हूं? टोटल प्रेशर अब नहीं मिलेगा आपको, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि अब हम बाइनरी सोल्यूशन में। प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इन सच केसेस इज गिवन बाय दिस, चेक। अकेले पीए की वजह से है, और पीए क्या होता है? एक्स भी आपके पास है या नहीं है आपको यूज नहीं करना। पी बी नॉट तो होगा ही नहीं, क्योंकि वॉलेटाइल ही नहीं है। जो वॉलेटाइल ही नहीं है उसका वेपर प्रेशर कैसे दे सकते हैं? उसका वेपर प्रेशर तो 0 है, तो पी बी नॉट हो ही नहीं सकता।
तो ये मेरे पास आया। तो अब मेरे को एक चीज बताइएगा, ये बड़ा कि ये बड़ा? बस इसके बाद क्लास क्लोज करूंगी। पी नॉट ए बड़ा, क्यों? हम्म, बी तो है ही नहीं सीन में, तो बी को तो आंसर में भी मत लाओ। ये क्या है? टोटल सॉल्यूशन में प्रेशर, सॉल्यूशन के ऊपर टोटल प्रेशर, जिसमें, और ये क्या है? प्योर का प्रेशर। बट आपने क्या डाल रखा है? थोड़ा सा नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट ने ऊपर की जगह घेर ली, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम ऊपर जा पाए एज कंपेयर टू प्योर। ये थ्योरेटिकल आपके लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल। क्यों नहीं? ये देखते, एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट इज मोल फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन से किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो छोटा ही तो करते हो। इन दोनों में ये बड़ा था, इसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके छोटा किया, तब जाके इसके बराबर आया। तो अगर आपने ये जो सुना, अब एक तरीके से सुनिए जो मेरी अगली क्लास की हेडिंग होगी। व्हेन आई एड अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, गुनीश, when I add a non-volatile solute to a volatile solvent, its pressure, check. When I add non-volatile solute to a pure solvent, its pressure gets lower down. प्योर में होता तो उसका प्रेशर होता ये, तुमने डाल दिया नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, जिसकी वजह से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन घट गया। फ्रैक्शन 1/10 हुआ, 1/9 हुआ, 1/2 हुआ, कुछ भी हुआ, आपने एक फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई किया। प्योर था तो प्रेशर इतना था, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल दिया आपने जो कि नॉन वॉलेटाइल है, उसकी वजह से इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ गया? एक फ्रैक्शन से। और उसी वाटर का प्रेशर अब कितना हुआ? ये प्योर में उसका प्रेशर अगर 200 था, नमक डाल के उसका प्रेशर 190 हो गया। अगर किसी सॉल्वेंट में आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो आपको लोअरिंग ऑफ प्रेशर फेस करना पड़ेगा। अगर आप नमक डालते हैं पानी में तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। एग्रीड और नॉट? इसी से अगली क्लास पकड़ेंगे। व्हाट आई सेड व्हेन आई मेंट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब था, इसी से मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी। डीपीपी के 2-4 क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, उसको आप छोड़ दीजिएगा। जहां भी वेपर में आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है वो आपसे नहीं होगा। यहां से हम अगली क्लास पिक करेंगे।